नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही अद्भुत और लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका की, जिसे अक्सर मानव सभ्यता की जन्मभूमि भी कहा जाता है। ये सिर्फ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी विविध संस्कृतियों, महान साम्राज्यों और अदम्य साहस की एक जीती जागती कहानी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये महाद्वीप अपनी ऐतिहासिक जड़ों से लेकर आज के इस आधुनिक स्वरूप तक पहुंचा है। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस सफ़र में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले बात करेंगे मानवता के पालने की, फिर अफ्रीका के सुनहरे साम्राज्यों की, उसके बाद शोषण के उस काले युग पर नज़र डालेंगे, फिर आज़ादी की लड़ाई और आखिर में बात करेंगे आधुनिक अफ्रीका के शानदार उदय की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मानवता का पालना, यानी वो जगह जहां से ये सब शुरू हुआ। सोचकर देखिए कितना अजीब और रोमांचक लगता है ना कि आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं उसकी असली नींव इसी महाद्वीप की मिट्टी में रखी गई थी। अगर हम इतिहास में लगभग 2 से 3 लाख साल पीछे जाएं तो यहीं पर सबसे पहले आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का जन्म हुआ था। ओल्ड वाई गॉर्ज जैसी जगहों पर मिले प्राचीन अवशेष हमें उस समय की कहानी बताते हैं। शुरुआती इंसानों ने पहली बार पत्थर के औजार बनाना सीखा, शिकार करना शुरू किया और गुफाओं में रहना सीखा। और फिर धीरे धीरे इन्हीं इंसानों ने अफ्रीका से बाहर कदम रखा और एशिया तथा यूरोप की ओर एक महान प्रवास शुरू किया। सच कहें तो इसी प्रवास ने पूरी दुनिया को आबाद किया। इस पूरी उत्पत्ति को समझने के लिए इथियोपिया में मिला लूसी नाम का ये प्राचीन मानव कंकाल कोई मामूली खोज नहीं है। इसने रातों रात मानव उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इस खोज ने हमें मानव इतिहास की उस टाइमलाइन से सीधे जोड़ दिया जिसे पहले सिर्फ थ्योरी में पढ़ा जाता था। लूसी जैसे अवशेषों ने हमें हमारे शुरुआती पूर्वजों को करीब से समझने का एक बहुत ही ठोस और आकर्षक आधार दिया है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अफ्रीका के सुनहरे साम्राज्य, जहां हम धन और ज्ञान की बात करेंगे। शुरुआती इंसानों के युग से बाहर निकलकर अब हम उस दौर में आते हैं जहां अफ्रीका ने दुनिया के कुछ सबसे भव्य और शक्तिशाली साम्राज्यों को जन्म दिया। और इसमें सबसे मशहूर है प्राचीन मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे फली फूली। महान फराओं के शासन में इन्होंने सिर्फ गीजा के महान पिरामिड ही नहीं बनाए, बल्कि चिकित्सा, गणित और वास्तुकला में भी कमाल की तरक्की की। उनकी जो चित्रलिपि थी ना, जिसे हायरोग्लिफिक्स कहते हैं, वो आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और उन्नत लिपियों में से एक मानी जाती है। मतलब ये वाकई में दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक थी। अब 14वीं शताब्दी के इस दौर के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है पश्चिम अफ्रीका का शक्तिशाली माली साम्राज्य। यहाँ के राजा मानसा मूसा को विश्व इतिहास के सबसे अमीर शासकों में गिना जाता है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन मानसा मूसा इतने अमीर थे कि जब वो यात्रा करते थे तो इतना सोना बांटते थे कि आसपास के देशों की अर्थव्यवस्थाएं ही हिल जाती थीं। इस साम्राज्य का रुतबा इतना बड़ा था कि टिम्बक्टू शहर सिर्फ सोने और नमक के व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि शिक्षा और ज्ञान का एक विश्व स्तरीय हब बन चुका था। इसके अलावा भी अफ्रीका में कई ऐसे महान साम्राज्य थे जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता था। सोंघाई साम्राज्य को ही ले लीजिए। ये अपनी बेहद ताकतवर सेना और व्यापार तथा शिक्षा के लिए जाना जाता था। और दूसरी तरफ था ग्रेट जिम्बाब्वे, जो पूरी तरह से पत्थरों से बना एक विशाल प्राचीन शहर था। ये कोई आम इमारतें नहीं थी, ये उस दौर के वास्तुशिल्प का एक जीता जागता चमत्कार थी। ये सब हमें बताता है कि उस समय इस महाद्वीप के पास कितनी असीमित शक्ति और ज्ञान था। इन शक्तिशाली साम्राज्यों के साथ साथ यहाँ एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक ताना बाना भी तैयार हो रहा था। 7वीं शताब्दी के बाद से अरब व्यापारियों के जरिए यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ, जिससे पूर्वी अफ्रीका में खूबसूरत मस्जिदों का निर्माण हुआ और एक नई स्वाहिली संस्कृति पनपी। वहीं दूसरी तरफ ईसाई धर्म ने भी इथियोपिया और मिस्र जैसे क्षेत्रों में अपनी बहुत गहरी जड़ें जमा ली थीं। इन दोनों प्रमुख धर्मों के शांतिपूर्ण फैलाव ने अफ्रीका को सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध और विविध बना दिया। अब हम अपने तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, शोषण का युग, जो त्रासदी और लचीलेपन की कहानी है। यहाँ से हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करते हैं जो बहुत ही अंधकारमय और दुखद है। 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का दौर ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार का समय था। पुर्तगाल, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने लाखों अफ्रीकी लोगों को, जी हां लाखों लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में जहाज़ों में भरकर गुलाम के रूप में अमेरिका भेजा।
सच में ये मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। इस क्रूर व्यापार ने अफ्रीका की जनसंख्या, उसके समाज और अर्थव्यवस्था को इतना गहरा घाव दिया है जिसे शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। और जैसे ये त्रासदी काफ़ी नहीं थी, 19वीं शताब्दी में स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका यानी अफ्रीका के लिए छीना झपटी का एक नया दौर शुरू हो गया। यूरोपीय शक्तियों ने अचानक और बहुत ही तेज़ी से इस पूरे महाद्वीप पर कब्जा करना और इसे अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। इस साम्राज्यवादी भूख ने पूरे महाद्वीप को बुरी तरह से बांटकर रख दिया। और ये चीज़ बहुत ही सटीक तरीके से दिखाती है कि 1884 के बर्लिन सम्मेलन ने अफ्रीका के भविष्य पर कैसा विनाशकारी प्रभाव डाला। जरा सोचिए, उस सम्मेलन में यूरोपीय देशों ने एक कमरे में बैठकर नक्शे पर लकीरें खींचकर पूरे महाद्वीप को आपस में बांट लिया। इसके सीधे नतीजे के तौर पर वहां के प्राकृतिक संसाधनों को बुरी तरह लूटा गया, स्थानीय संस्कृतियों को रौंद दिया गया और लोगों को जबरन मजदूरी में धकेल दिया गया। इसी घटना ने पूरे महाद्वीप में भयानक गरीबी और गहरे संघर्ष के बीज बो दिए। इन सारी खौफनाक सच्चाइयों को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। सदियों के इस अमानवीय उत्पीड़न और दमन के बाद इस महाद्वीप ने अपनी खोई हुई आज़ादी को आखिर वापस कैसे पाया? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, स्वतंत्रता की लड़ाई और महाद्वीप को वापस पाना। 20वीं शताब्दी वो समय था जब अफ्रीका के लोगों ने ठान लिया कि अब और शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौर में कई ऐसे महान नेता सामने आए जिन्होंने अपना पूरा जीवन औपनिवेशिक शासन की जड़ें उखाड़ने में लगा दिया। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का लंबा और कठिन संघर्ष हो, घाना में क्वामे नुक्रुमा का दूरदर्शी नेतृत्व हो, या फिर केन्या में जोमो केन्याटा का साहसिक कदम, इन सभी नेताओं ने अपने लोगों को एकजुट किया। ये संघर्ष, महान बलिदान और अंततः एक शानदार जीत की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड यानी रंग भेद का अंत। ये एक बेहद क्रूर और नस्लभेदी व्यवस्था थी जहां काले लोगों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया जाता था। लेकिन नेल्सन मंडेला और हजारों लाखों लोगों के दशकों लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 1994 में इस अमानवीय व्यवस्था को उखाड़ फेंका गया और वहां एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित हुआ। ये जीत इस बात का सबूत है कि अफ्रीकी लोगों का जज्बा किसी भी दमनकारी तंत्र से कहीं ज्यादा मजबूत है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी भाग पर, आधुनिक अफ्रीका का उदय और भविष्य का निर्माण। अतीत की बेड़ियों को तोड़कर आज का अफ्रीका बहुत ही तेजी से विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। अगर हम आज के इस आधुनिक स्वरूप को देखें तो हमारे सामने दो अलग-अलग तस्वीरें आती हैं। एक तरफ ये महाद्वीप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, शिक्षा, व्यापार, खेल और टूरिज्म में कमाल की तरक्की कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां आज भी मौजूद हैं, जैसे कि गरीबी, भ्रष्टाचार, गृह युद्ध और जलवायु परिवर्तन। पर इन सब के बावजूद एक बात तो तय है कि विकास का ये पहिया अब रुकने वाला नहीं है और कई अफ्रीकी देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। ये टाइमलाइन हमें एक बहुत ही व्यापक नजरिया देती है। 3000 ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र के महान निर्माण से लेकर 7वीं शताब्दी में नए सांस्कृतिक प्रभावों तक, फिर 15वीं और 19वीं सदी में दास व्यापार और बर्लिन सम्मेलन के उस काले युग से गुजरते हुए 1957 में घाना की आज़ादी और 1994 में रंगभेद के अंत तक। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक पूरे महाद्वीप के गिरने, फिर से उठने और दुनिया में अपनी चमक बिखेरने की दास्तान है। इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं और आज के इस तेज विकास को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है, ये जानते हुए कि इसी महाद्वीप ने मानव इतिहास को जन्म दिया था। आज इसका ये अद्भुत लचीलापन और तेजी से हो रहा उदय आने वाले समय में मानवता के भविष्य को कैसे आकार देगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कल की दुनिया में अफ्रीका की भूमिका कितनी क्रांतिकारी होने वाली है। खैर, आज के इस खास विश्लेषण में बस इतना ही। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत